नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। देहरादून के ओएनजीसी कार्यालय में ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस समारोह में मेधावी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। सीएम धामी ने अपने भाषण में ऊर्जा संरक्षण को लेकर सभी को संबोधित भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम ऊर्जा को किस तरह से संरक्षित रख सके और साथ ही सोलर के क्षेत्र में यानी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमें कैसे बढ़त मिल सकती है और साथ ही ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें कैसे आगे प्रयास करना है। देहरादून से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दौरे के बाद सीएम धामी देहरादून वापस लौट आए हैं। सीएम ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी से राज्य के विषय में वार्ता भी की और साथ ही मीडिया के साथ साझा भी की, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पर्यावरणीय और अन्य कारणों से अटकी 44 जल आपूर्ति परियोजनाओं की मंजूरी के लिए दखल की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत नेट के दूसरे चरण में योजना का लाभ देने की मांग की है। साथ ही मायावती आश्रम आने का न्योता भी दिया है। तो देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां सशक्त उत्तराखंड का रोड मैप तैयार किया गया है। सीएम धामी ने इस बात की जानकारी दी है। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां सशक्त उत्तराखंड का रोड मैप तैयार किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे के बाद सीएम धामी देहरादून वापस लौट आए हैं और सीएम ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी से राज्य के विषय में कई बातें मीडिया से साझा की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पर्यावरणीय और 44 जल आपूर्ति परियोजनाओं की मंजूरी के दखल की मांग भी की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी साझा की है। सीएम धामी ने कहा कि 44 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत नेट के दूसरे चरण में योजना का लाभ देने की भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। माननीय प्रधानमंत्री जी से चूंकि यहाँ की जो बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो लंबित पड़ी हुई हैं। 44 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके आने से जहाँ हमको हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर प्राप्त होगा, हमारे सभी को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जीविका के अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिकी हमारी बढ़ेगी। साथ ही साथ कुछ हमारे जैसी परियोजनाएं जल्दी उनको होना है, सॉन्ग डैम जैसी परियोजनाएं हैं और हमारी बहुत सारी जो वाइब्रेंट विलेज उन पर स्वदेश दर्शन योजना के तहत भारत सरकार का सहयोग अपेक्षित है। सीमांत के क्षेत्रों में बहुत सारे स्थानों पर जो हमने पहले गांव के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने माना गांव से सीमांत के सभी गांवों को पहला गांव की जो संज्ञा दी है, उन सभी प्रथम गांवों को आगे बढ़ाने पर और तमाम चीजों पर उनका मार्गदर्शन दिया। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के बाद अब देहरादून पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है और साथ ही उन्होंने ये जानकारी साझा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने किस किस मामले पर मांग की है। आपको बता दें कि उन्होंने 44 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी के लिए दखल की मांग की है और साथ ही आपको बता दें कि भारत नेट के दूसरे चरण में योजना का लाभ देने की भी उन्होंने मांग की है।
वहीं प्रदेश के कृषि कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में किसान भवन में सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एसोसिएशन की 91वीं प्रबंधक कार्यकारिणी परिषद की बैठक की गई। कार्यकारिणी परिषद की बैठक में एसोसिएशन के सभी सदस्य और पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जहां मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पावरलूम स्थापना के संबंध में प्रबंधक निर्देशन को ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन लिमिटेड को 50 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां कृषि कल्याण मंत्री की बैठक की गई है और बता दें कि ये बैठक किसान भवन में आयोजित की गई और बैठक में एसोसिएशन के लोग भी मौजूद रहे, साथ ही कई परिषद और आपको बता दें कि पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं गणेश जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां बैठक में एसोसिएशन के कई लोग मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां बैठक का आयोजन किया गया है और गणेश जोशी यहां बैठक में पहुंचे और साथ ही किसान भवन में ये बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में एसोसिएशन के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी पहुंचे और उनकी अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया गया और ये बैठक किसान भवन में आयोजित की गई है। तो ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एक बैठक का आयोजन किया है और आपको बता दें कि इस बैठक में एसोसिएशन के कई लोग मौजूद रहे। कृषि कल्याण मंत्री ने ये बैठक की है और ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोटेक्शन एसोसिएशन की तरफ से ये बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं उत्तराखंड शिक्षा विभाग में क्वालिटी एजुकेशन और शिक्षकों के प्रोत्साहन को लेकर नई पहल की जा रही है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने शिक्षकों से बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए छुट्टी में अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षक जो अवकाश के दिनों में या अन्य दिनों में एक्स्ट्रा क्लास चलाएंगे, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। कुल मिलाकर कोशिश है कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा के परिणाम बेहतर हो सके। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने उन शिक्षकों के लिए ऐलान किया है कि जो शिक्षक अवकाश के दिन या अन्य दिनों में बोर्ड परीक्षार्थियों की एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, उन्हें मानदेय के साथ प्रशिक्षित प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ऐसे शिक्षकों को फोन कर उनका हौसला अफजाई भी करेंगे। कई बिंदुओं पर चर्चा की है। माननीय मंत्री जी ने इसमें निर्देश दिए थे कि हमें पढ़ाई इस तरह से करनी है कि बोर्ड के जो टॉपर्स हैं वो हमारे बच्चे बढ़े, हमारे बोर्ड के, हमारे विभाग के। इसके अलावा बच्चों की मात्रा की गलतियां होती हैं, उनकी राइटिंग अगर खराब है तो उसको ठीक करना है। ये तभी हो सकता है जब रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग होगी और जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न्स कैसे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर कैसे लिखें, ये सब जो हम बच्चों को अपने बताएंगे तभी हमारा बेहतर परिणाम होगा। तो ये सबको लेकर के हमने आज एक चर्चा की थी। हमारे सारे प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक उसमें थे।
केलाखेड़ा थाने में पुलिस प्रशासन और ग्राम प्रधान पति के बीच हुई धक्का मुक्की के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति की पगड़ी उतारने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर सिख समाज के लोगों में खासा आक्रोश बना हुआ है। इसी के चलते केलाखेड़ा थाने के सामने आक्रोशित सिख समाज के लोगों ने पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और आरोपी पुलिस कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का कार्य किया जा रहा है। ये रात की घटना है। किसी अभियुक्त को पुलिस पकड़ कर लाई थी और प्रधान पति उसकी पैरवी के लिए थाने आए, तो प्रधान पति के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया और जब प्रधान जी के पिताजी आए तो उनको भी जो है खदेड़ा गया थाने से। कुछ लोग और थे गांव के सम्मानित, और उसमें एक 70 साल के बुजुर्ग हैं उनके पिताजी, जिनकी पगड़ी उतर गई और पैरों के नीचे उनको रौंदा और जो है अपना आधार कार्ड लेकर के आए। 41 का नोटिस यहीं से जारी करना था उनको, क्योंकि वांछितों के खिलाफ जो है कार्रवाई इस समय जो है हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा भी और डीआईजी कुमाऊं रेंज के महोदय के द्वारा भी और कप्तान साहब के द्वारा भी किया गया है। तो जब उन लोगों को बुलाने के लिए हमारे चीता मोबाइल या उनको इन्फॉर्म करने के लिए वहां पर पहुंची, तो ये ग्राम प्रधान पति हैं, इनके द्वारा जो काफी विरोध किया गया कि भाई इस प्रकार से आप लोग जो है बिना पूछे ताछे मेरे बिना मर्जी के आप लोग इनको नहीं ले जाएंगे। तो उन लोगों को तो यहाँ थाने में बुला लिया था उनके बयानों के लिए, लेकिन जो है इन लोगों ने एक वो इशू बना लिया था और ये गांव के कुछ लोगों को लेकर के जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने लगे, वो अल्लाहबाजी करने लगे। रात को ऐसा सब ठीक है जी, मेरे भतीजे को पुलिस वाले पकड़ के लाए और फिर उन्होंने फोन किया, हमने विधायक मंत्री महोदय को फोन किया तो उन्होंने कहा ऐसा दो चले जाओ और जमानती करा लो, 2 आधार कार्ड ले जाओ। तो प्रधान लड़का मेरा आया जमानत के लिए और गणेश पांडे जी अंदर घुसते ही उन्होंने खदेड़ना चालू कर दिया, पीछे धक्का मारना चालू कर दिया। ये खबर आपको बाजपुर से बता रहे हैं, जहां पुलिस के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि सिख समाज में लगातार रोष देखने को मिल रहा है और ये पूरा मामला पगड़ी उतारने का है, जहां अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की है। बाजपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सिख समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ सिख समाज ने नारेबाजी भी की है। वहीं देहरादून पुलिस को लगभग 1 साल के बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला 28 जनवरी 2022 का है, जहां रेड कोर्स निवासी गुरमिंदर ने थाना नेहरू कॉलोनी में मामला दर्ज कराया था। पीड़ित ने एफआईआर में लिखवाया कि 28 जनवरी को वह सुबह की सैर के लिए गया था, जहां अज्ञात बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद मारपीट की और हाथ पैर बांधकर घर से करीब 4 लाख नकदी, इसके अलावा एक कार और 6 महंगी घड़ियां जो कि करीब 12 लाख रुपए की रकम की बताई जा रही। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशों के अनुसार नेहरू कॉलोनी थाने के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया था, जिसने महज 11 महीने के बाद देहरादून से इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लूट का माल और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। ये कुल मिलाकर 4 आरोपी थे, जिसको पुलिस ने सुबह गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो अतुल, इसका जो मेन सरगना है वो सुशील कुमार गुर्जर है। सुशील कुमार गुर्जर ने अभी तक दिल्ली में घटनाएं इसने करी हैं, यूपी में घटनाएं करी हैं। यूपी पुलिस और एसटीएफ उसके पीछे पड़ी हुई थी। इसकी तारीफ ये है कि ये अभी तक किसी पुलिस ने इसको अरेस्ट नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने, यूपी पुलिस ने, सब लोग पीछे पड़े हुए थे और हमारे लोगों ने इसको अरेस्ट किया है। और इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। इसमें लूट, डकैती, मर्डर, 25 आर्म्स एक्ट, 307 की इसका है। जितने भी इसके जो 2-3 और साथी पकड़े गए हैं, गुड्डू है, अमृत गुड्डू है, दीपक कुमार है, अतुल राणा है।
तो ये खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इन आरोपियों ने पीड़ित को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जहां पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही लूट का माल भी इनके कब्जे से पुलिस ने बरामद कर लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रुद्रपुर से है, जहां पुलिस आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध रूप से चरस की तस्करी करने वाले 20,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का खुलासा आज एसपी सिटी मनोज कत्याल ने अपने कार्यालय में किया। बाद में पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। रुद्रपुर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और पुलिस ने चरस तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि ये आरोपी पर 20,000 का इनाम भी घोषित था। उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाने के ध्येय के साथ हम लोग इसमें लगातार काम कर रहे हैं और इसमें हम लोग को ये भी निर्देश है कि जो भी हम कैच करते हैं उसमें हम पूरी चेन को ट्रेस करने का प्रयास करते हैं और इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हम लोग को मिली है। इससे पूर्व जो है इसमें पूरा गैंग है जो नानक मता पंतनगर क्षेत्र में ये ऑपरेट करते हैं सभी लोग और ये जो है लाते हैं चरस, पहाड़ों से चरस ला रहे हैं और लाकर के यहाँ मैदानी क्षेत्रों में बेच रहे हैं और उनको जनरली इनकी वजह से नानक मता पंतनगर लालपुआ हल्द्वानी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चरस सप्लाई हो रही थी। तो इस पूरी चेन को हम लोगों ने ट्रेस किया, जिसमें से 2 अभियुक्त नरेंद्र और वीरेंद्र नाम के पहले 5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार हुए थे। कहते हैं ना कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और बेहतर शिक्षा दीक्षा देकर शिक्षक छात्र छात्राओं का भविष्य तय करते हैं शिक्षक। लेकिन राजकीय इंटर कॉलेज घेर की ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। देखिए, कक्षाओं से इतर धूप में छात्र छात्राएं धूप में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। तस्वीरों को गौर से देखिए। कुछ छात्र छात्राएं किताबें खोले तो कुछ चटक धूप का आनंद लेते साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों का इंतजार खाली कुर्सियां भी कर रही हैं। लेकिन इसी छत पर 5-5 कक्षाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन किसी भी कक्षा के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए रखी गई कुर्सी पर एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। यहाँ पे 5 टीचर हैं और 2 LT में रिक्त हैं पद, इंग्लिश और मैथ्स में, और इंटर में 3 पद रिक्त हैं, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में और ज्योग्राफी में। बाकी यहाँ पे 3 गेस्ट टीचर्स रखे हैं हमने और 5 टीचर परमानेंट हैं। वहीं देहरादून के ONGC कार्यालय में ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस समारोह में मेधावी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। सीएम धामी ने अपने भाषण में ऊर्जा संरक्षण को लेकर सभी को संबोधित भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम ऊर्जा को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं और साथ ही सोलर के क्षेत्र में यानी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमें बढ़त मिली है। इसको लेकर हम और आगे बढ़े हैं। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण के लिए हम सबको आगे आकर प्रयास करना होगा। आज ऊर्जा संरक्षण दिवस है। ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि जहां हम बहुत सारे अनुसंधान जो हमारे हुए उस क्षेत्र में जो बहुत सारी चीजें LED से लेकर तमाम चीजें जो हमको मिली है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, विंड ऊर्जा के क्षेत्र में, उन सभी को जहां हम बढ़ाने पर, उसकी प्रगति पर लगातार काम करेंगे, वहीं ऊर्जा को जो संरक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए अपने अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे। इस दिवस पर मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज से बड़े दरें भी बढ़ी हैं। देखिए, ये हमारी उस समय की पोजीशन आप लोग जानते हैं, बहुत महंगे दरों पे हमको पिछले क्राइसिस पीरियड में खरीदना पड़ा। उसके चलते हम लोगों ने UERC में एक अनुरोध पिटीशन लगाया था अपने टैरिफ रिविजन के लिए। लेकिन जो टैरिफ रिविजन हुआ है वो UERC ने भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि ये मार्च 2023 तक के लिए है।
वहीं देहरादून में जिला फॉरेस्ट ऑफिसर नितेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि वन विभाग के कार्मिक पूरी तरह मुस्तैद हैं और इसी वजह से 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक तस्कर की तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया और दूसरे तस्कर को जेल भेज दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ अवैध खनन के मामले में भी 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मालसी रेंज के अंतर्गत जो है 2 व्यक्ति पकड़े गए, जिनमें से एक सज्जन के आवास पर से हमें 2 कछुए प्राप्त हुए। वो दोनों कछुए शेड्यूल 1 के थे। शेड्यूल 1 के जो जानवर हैं उनके केसेस कंपाउंडेबल नहीं होते हैं, तो इस वजह से उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसमें से एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ा। दूसरे व्यक्ति को हमने एडमिट किया तो केस ने 1 की रिमांड मंजूर की और 1 की रिमांड को वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 11वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड पुलिस के तीरंदाजों सहित देश के 26 राज्यों के पुलिस विभाग के तीरंदाज प्रतिभाग कर रहे हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत भूमि के महान तीरंदाजों एवं तीरंदाजी खेल भारतीय संस्कृति में धनु विद्या के नाम से जाना जाता है। तीरंदाजी एक प्रमुख खेल होने के साथ साथ युद्ध कला की भी एक प्राचीन विद्या रही है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने इस घोषणा पर उत्तराखंड पुलिस के जवानों की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। सबसे पहले तो क्योंकि तीरंदाजी प्रतियोगिता द्रोण की नगरी देहरादून में आयोजित हो रही है, इसमें पूरे देश भर से पधारे सभी पुलिस के जवान, खिलाड़ी, सबका मैं यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि पधारने पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि महान धनुर्धर विद्या के गुरु द्रोण की तपस्थली में, क्योंकि ये धनुर्विद्या पुराने समय में और आज तीरंदाजी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हो रही है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को खेलों के प्रति एक जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा, अपना प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। और आज खेलों के क्षेत्र में हमारा राज्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम नई खेल नीति भी लेकर आए हैं और इसके साथ साथ आज मैंने यह भी घोषणा करी है जो विशेष खेल कोटा था वो भर्ती प्रक्रिया उसको भी प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रतियोगिताएं जो आयोजित होती हैं उसमें बहुत प्रतिभाएं निकल कर बाहर आती हैं। एक से एक बच्चे हमारे होनहार हैं, उन सभी का निकट भविष्य में इसके माध्यम से कहीं न कहीं खेलों में आगे बढ़ने के कारण से उनको भर्ती प्रक्रिया में चयन का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ उनके जीवन में स्थिरता भी आएगी। क्योंकि यहाँ की जो बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो लंबित पड़ी हुई है। 44 परियोजनाएं ऐसी हैं इनके आने से जहां हमको हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर प्राप्त होगा, हमारे सभी को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, आजीविका के अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिकी हमारी बढ़ेगी। साथ ही साथ कुछ हमारे जैसी परियोजनाएं जल्दी उनको होना है, सॉन्ग डैम जैसी परियोजनाएं हैं और हमारी बहुत सारी जो वाइब्रेंट विलेज उन पर स्वदेश दर्शन योजना के तहत भारत सरकार का सहयोग अपेक्षित है। सीमांत के क्षेत्रों में बहुत सारे स्थानों पर जो हमने पहले गांव के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने माड़ा गांव से सीमांत के सभी गांवों को पहला गांव की जो संज्ञा दी है, सभी प्रथम गांवों को आगे बढ़ाने तक और तमाम चीजों करेंगे। ये धनुर्विद्या पुराने समय में और आज तीरंदाजी के नाम से जानते हैं यहाँ पर हो रही है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को खेलों के प्रति एक जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा, अपना प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। और आज खेलों के क्षेत्र में हमारा राज्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम नई खेल नीति भी लेकर आए हैं और इसके साथ साथ आज मैंने यह भी घोषणा करी है जो विशेष खेल कोटा था वो भर्ती प्रक्रिया उसको भी प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रतियोगिताएं जो आयोजित होती हैं उसमें बहुत प्रतिभाएं निकल कर बाहर आती हैं। एक से एक बच्चे हमारे होनहार हैं, उन सभी का निकट भविष्य में इसके माध्यम से कहीं न कहीं खेलों में आगे बढ़ने के कारण से
उनको भर्ती प्रक्रिया में चयन का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ उनके जीवन में स्थिरता भी आएगी। मैं आज इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ, आयोजन समिति को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री पुलिस में 2011 आखिरी भर्ती हुई थी, तो खिलाड़ी राज्य सरकार की जो नई खेल नीति आई है उसमें खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है। उसके जो डिटेल्ड शासनादेश निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसको हम भर्ती कर सके। अन्यथा उत्तराखंड के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं वो दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं, कोई आर्मी जा रहा है, कोई रेलवे जा रहा है, तो जो बाहर से खेलेगा वो उसका क्रेडिट उत्तराखंड को नहीं मिलेगा। अगर उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन करता है और हमारा खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।